of equi-marginal utility or consumer's equilibrium. इसे हिंदी में समसीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जाना जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम सिद्धांत के नाम से जानते हैं या उपभोक्ता के संतुलन के नाम से इसे जाना जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए, इन दैट कंडीशन equi-marginal utility, समसीमांत उपयोगिता नियम या तुष्टिगुण नियम, दोनों ही हम कह सकते हैं, समसीमांत तुष्टिगुण नियम या समसीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता का संतुलन। It is also known as the law of substitution the law of substitution, the law of maximum satisfaction, the law of Gauss's second law। इस नियम को प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अधिकतम संतुष्टि का नियम, और गॉसिन का द्वितीय नियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कल आपने पढ़ा था उसको बोलते हैं गॉसिन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसिन सेकेंड लॉ बोलते हैं। Suppose there are two goods, X and Y, on which the consumer has to spend his given money income। एक हम ऐसी सिचुएशन को लेते हैं जहां पे दो वस्तुएं हैं और उपभोक्ता को अपना जो दिया हुआ बजट है इन दो वस्तुओं के ऊपर व्यय करना है। तो ऐसी स्थिति में द कंज्यूमर्स बिहेवियर विल बी गवर्न्ड बाय टू फैक्टर्स। उपभोक्ता का जो व्यवहार होगा वो दो बातों पर निर्भर करेगा। इट विल बी गवर्न्ड बाय टू फैक्टर्स। फर्स्ट, बाय द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द गुड्स, कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है। पहला तो इस बात पे निर्भर करेगा कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, एंड सेकेंडली इट विल बी गवर्न्ड बाय द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स। दूसरा इस बात पर निर्भर करेगा
कि उन दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या हैं। तो दो बातें हैं जिस पर उपभोक्ता का व्यवहार निर्भर करेगा। एक तो इस बात पर निर्भर करेगा कि जो दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है। दूसरा इस बात पर निर्भर करेगा कि उन दोनों वस्तुओं के प्राइसेस क्या है, कीमतें क्या है। यदि if the prices of the two goods are given for the consumer, यदि दो वस्तुओं की कीमतें, मान लीजिए दो वस्तुएं मैम हैं, आपकी एक्स वॉइस वस्तु बहुत और वाई वस्तु। ब्रेक को क्या आ रही है? नो मैम, ब्रेक कर रही है। बेटा ब्रेक कर रही है, नेटवर्क बेटा इश्यू होता है थोड़ा सा। आ रही है, क्लियर आ रही है अभी? यस मैम, अभी यस मैम। तो उपभोक्ता का व्यवहार दो बातों पर निर्भर करेगा, ये बात समझ में आई। एक इस बात पर कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, और दूसरा उन दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या हैं। यदि प्राइसेस जो है दोनों वस्तुओं के दिए हुए हैं, प्राइसेस आर गिवन। मैम आप कुछ लिख रही है? नहीं, मैं लिख नहीं रही हूँ। If the prices of the two goods are given for the consumer, यदि दो वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता के लिए दी हुई है, तो ऐसी स्थिति में the law of equimargin utility states, the law of equimargin utility मतलब समसीमांत उपयोगिता नियम, ऐसी स्थिति में समसीमांत उपयोगिता नियम बतलाता है कि consumer will distribute his money income between the goods in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal. यदि दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती हैं, तो ऐसी स्थिति में, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यदि दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो द लॉ ऑफ इक्विमार्जिन यूटिलिटी या समसीमांत उपयोगिता नियम कहता है कि उपभोक्ता अपनी दी हुई मुद्रा आय को, जो गिवन मनी इनकम है उसकी दी हुई मुद्रा आय, मतलब दी हुई मनी इनकम से मतलब है कि उपभोक्ता ने सोच रखा है कि उसका इतना बजट जो है वो दो वस्तुओं के ऊपर व्यय करेगा। उसी के लिए कहा जा रहा है, टर्म यूज किया जा रहा है कि उपभोक्ता अपनी दी हुई मनी इनकम को दोनों वस्तुओं पर इस प्रकार से एलोकेट करेगा, इस प्रकार से विभाजित करेगा कि प्रत्येक वस्तु मतलब जो दो वस्तुएं एक्स और वाई, प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। एक बार फिर से मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि यदि प्राइस पहले से ही निश्चित है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होते, दो वस्तुओं के ऊपर उपभोक्ता ने सोच के रखा है कि अपना जो बजट है वो एक्स और वाई दो वस्तुओं के ऊपर खर्च करेगा। ऐसी स्थिति में लॉ ऑफ इक्विमार्जिन यूटिलिटी समसीमांत उपयोगिता नियम कहता है कि उपभोक्ता अपना दिया हुआ बजट दो वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करेगा, इस प्रकार से व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान होती है। इसको हम लोग अभी टेबल के थ्रू भी देखेंगे। प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इस लाइन को मैं लिख देती हूँ आप लोग को लास्ट। The law of equimarginal utility states that the consumer will distribute his given money income
between the two goods in such a way that the utility derived from the, किसका माइक ऑन है, ऑफ करिए, from the last rupee spent on each good is equal. This can be written as marginal utility of expenditure. Money या expenditure एक ही बात है. Marginal utility of expenditure should be equal to marginal utility of x upon price of x. इसके बराबर होना चाहिए. मुद्रा की सीमांत उपयोगिता expenditure, marginal utility of expenditure should be equal to the marginal utility of x upon price of x. इसके द्वारा हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. यदि हम marginal utility को price of x से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा marginal utility of expenditure. व्यय की सीमांत उपयोगिता हमें मिल जाएगी. यदि हम x वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को x वस्तु की प्राइस से हम डिवाइड कर देंगे तो we will get the marginal utility of expenditure या व्यय की सीमांत उपयोगिता हमें मिल जाती है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं MUE is equal to marginal utility of money expenditure DITURE एक साथ ही है. MUX is equal to marginal utility of good X. PX is equal to price of गुड x वस्तु की कीमत को डिनोट कर रहा है. MUX डिनोट करता है x वस्तु की सीमांत उपयोगिता को और MUE डिनोट करता है व्यय की, मौद्रिक व्यय की सीमांत उपयोगिता को. The consumer will spend his money income on different goods in such a way that marginal utility of
each good is proportional to its price. उपभोक्ता अपने व्यय को इस प्रकार से दो वस्तुओं के ऊपर विभाजित करेगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण तथा उनकी कीमतों के अनुपात में समानता हो। विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण तथा उनकी कीमतों के अनुपात में समानता हो, which means marginal utility of x upon price of x should be equal to marginal utility of y upon price of y. इन दोनों में दोनों बराबर होने चाहिए। इन दोनों में यदि कोई भी अंतर होता है तो एलोकेशन को फिर वो रीएलोकेट करेगा। तो जहां पे ये दोनों बराबर होंगे वहीं पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यदि if mu x upon price of x and are not equal to mu y upon price of y, यदि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, mu x and price of x are not equal, and mu x upon price of x is greater than mu y upon price of y, मतलब ये अधिक हो जाए ये कम हो जाए, the consumer will substitute good x for y. ऐसी स्थिति में कंज्यूमर क्या करेगा? x वस्तु को y वस्तु के लिए प्रतिस्थापित करेगा, मतलब वो फिर से अपना बजट को रीएलोकेट करेगा ताकि ये दोनों ही जो हैं वो बराबर हो जाए। And the consumer will continue substituting good x for y until, तब तक वो दोनों को प्रतिस्थापित करता रहेगा जब तक कि until mu x upon price of x becomes equal to mu x upon price of mu y upon price of y, तब तक वो प्रतिस्थापन करता रहेगा x वस्तु को y वस्तु के लिए जब तक कि mu x और upon price of x is not equal to mu y upon price of y, जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक वो प्रतिस्थापन करना जारी रखेगा। मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, तो तब तक वो जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, इफ पहले ये कहा गया है कि यदि x वस्तु मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसका प्राइस का जो रेशियो है, अनुपात है, वो mu y अपॉन प्राइस ऑफ y के बराबर नहीं होता है, तो वो क्या करेगा कंज्यूमर की दोनों वस्तुओं को फिर से प्रतिस्थापन करेगा और तब तक प्रतिस्थापित करते रहेगा x को y के लिए, तब तक प्रतिस्थापित करता रहेगा जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं। When mu x
अपॉन प्राइस ऑफ एक्स is equal to MUY upon price of Y. The consumer will be maximizing his satisfaction. जब जहां पे ये दोनों बराबर होंगे उसी पॉइंट पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा. अब इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ. मान लेते हैं कि कंज्यूमर का जो बजट है बजट मतलब हम कह सकते हैं जो दी हुई मुद्रा आय है which he wants to spend on two goods, that is ₹24. मान लेते हैं उसका बजट जो है वो 24 है, जिससे वो दो वस्तुओं के ऊपर व्यय करना चाहता है. प्राइस ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू ₹2 पर यूनिट है एंड प्राइस ऑफ वाई ₹3 पर यूनिट है. तो उपभोक्ता का बजट यहाँ पे मान लिया है कि ₹2 है, वो है ₹2 पर यूनिट, और प्राइस ऑफ वाई इट्स आल्सो गिविंग, इट इज ₹3 पर यूनिट. और किस प्रकार से अपना बजट जो है दो वस्तुओं के ऊपर एलोकेट करेगा इसको हम देख सकते हैं. We will make 3 columns. यूनिट्स को हम फर्स्ट कॉलम में लेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विच इज मेजर्ड इन यूटिल्स. हमको पता है कि हम उपयोगिता को हमेशा यूटिल में मापते हैं, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई लिखेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विच विल बी मेजर्ड इन यूटिल्स. यूनिट्स को ले लेते हैं 1 to 6. 1 2 3 4 5 and 6. मान लेते हैं कि एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः जो है वो है 20, 18, 16 and 14, 12 and 10. वाई वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो है 24, 21, 18, 15, 12 and 9. तो ये तो हमें पता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में परचेस करता है या कंजम्पशन करता है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है. दैट्स व्हाई वी हैव शोन हियर declining marginal utility. In case of X, it has been declining 20, 18, 16, 12, 14, 12, 10. And in case of my Y commodity, it is 24, 21, 18, 15, 12 and 9. So it is the marginal utility which the consumer is getting from the consumption, or we can say purchase of two goods. तो यहाँ पे हमने जो दिखाया था ये लिखा, इसके ऊपर लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, क्योंकि ये टेबल जो दिखा रहा है एक्स और वाई वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को शो कर रहा है. अब हम क्या शो करेंगे,
marginal utility of expenditure. व्यय की व्यय से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को हम नेक्स्ट में देखेंगे. Again, we will make 3 columns. First column will show units. सेकेंड कॉलम में हमें निकालना है व्यय की सीमांत उपयोगिता को निकालना है. तो व्यय की सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए हमें करना होगा MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स करेंगे, तब हमें मिलता है MUE मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर. इसी प्रकार से MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y. तो यूनिट्स तो हम 6 जितनी है वैसे ही नोट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब हमें निकालना है व्यय की सीमांत उपयोगिता MUX बाय प्राइस ऑफ एक्स. MUX हमें क्या है पता है, यहाँ पे हम पहले केवल में देख सकते हैं. MUX यहाँ पे 20 है, प्राइस ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे ₹2 है. तो MUX को हम यदि प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10. 20/2 इट विल बी 10. 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9. किसका ऑडियो ऑफ कर लीजिए बेटा, म्यूट करिए अपने आप को, म्यूट कर लीजिए जिसका भी माइक ऑन है. फिर ये हो जाएगा आपका 18, क्योंकि 2 से डिवाइड करना, ये सारे जो भी है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, इसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे. तो ये हो जाएगा आपका 8, फिर ये हो जाएगा 7, फिर 6, फिर 5. अब इसको हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ x. तो प्राइस ऑफ y यहाँ पे दिया हुआ है ₹3. 3 से डिवाइड कर देंगे इसको तो हमें मिलेगा ये 8, फिर ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा आपका 5, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा ये 3. अब ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वहां पे फाइंड आउट करेगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज equal to marginal utility of y upon price of y. So here you can say eight is common in both. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 यहाँ पे भी लिखा हुआ है और 8 यहाँ पे भी लिखा हुआ है. तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि दोनों में MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स MUY अपॉन प्राइस ऑफ y बराबर हो रहा है. लेकिन क्या क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कंज्यूमर इस पे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा? तो इसके लिए एक और बात आती है, श्वेता मिश्रा टर्न ऑफ अपने माइक ऑफ करिए, मैं आपको नहीं तो मीटिंग बाहर कर दूंगी. तो यहाँ पे क्या कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो इसके लिए एक बात और नेसेसरी है कि कंज्यूमर मस्ट स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन दीज 2 गुड्स. एंटायर इनकम से मतलब ये है कि कंज्यूमर ने जो बजट सोच के रखा है, यहाँ पे कंज्यूमर ने अज्यूम करके रखा है कि वो ₹24 जो है वो 2 वस्तुओं एक्स और वाई के ऊपर खर्च करेगा. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस पॉइंट पे जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? तो हमें चेक करना होगा कि इसके लिए है आपका I is equal to price of x into quantity of x plus price of y into quantity of y.
तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जहां पे ये आपका ये इसका मतलब क्या हो रहा है, 8 यहाँ पे दिख रहा है, 8 किसके पैरेलल गया, 3 यूनिट्स के पैरेलल गया है। इसका मतलब है कंज्यूमर यहाँ पे एक्स वस्तु की 3 यूनिट्स परचेस कर रहा है, तो हम यूनिट्स को यहाँ पे 3 लिख देंगे और प्राइस यहाँ पे कितना है, 2 है इसका। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 1 के पैरेलल है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर जो है वाई वस्तु की सिंगल यूनिट परचेस कर रहा है। सिंगल यूनिट मतलब हो गया यहाँ पे क्वांटिटी हो गई 1 और इनटू प्राइस हो गया यहाँ पे 3। इसका प्राइस कितना है, 3 प्राइस है। तो अब इसको हम देखेंगे क्या मिल रहा है। यहाँ पे ये मिला है आपको 6, 3 2 6 प्लस ये हो गया आपका 3 1 3, यहाँ पे हो गया मतलब 3। तो यहाँ पे ये कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इट इज इक्वल टू 9। तो आई यहाँ पे कितना था, कंज्यूमर का जो बजट था वो कितना था, 24 था। कंज्यूमर का जो बजट था वो 24 था और ये मिल रहा है 9। इसका मतलब है दीज आर नॉट इक्वल। सो कंज्यूमर कैन नॉट हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन ही इज परचेजिंग 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई। तो कंज्यूमर को यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि कंज्यूमर अपना पूरा बजट जो है इसके ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा है। ये भी कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि एट द सेटिस्फैक्शन लेवल, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल, कंज्यूमर मस्ट स्पेंड हिज एंटायर बजट ऑन द 2 गुड्स। यहाँ पे एंटायर बजट स्पेंड नहीं कर रहा है कि वो 9 रुपीज खर्च कर रहा है, जबकि बजट उसका 24 है। तो हियर ही कैन नॉट हैव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट दिस पॉइंट। अब हम कोई और पॉइंट लेके देखते हैं जहां पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। हम 7 को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या 7 पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये हमारा 7 हो गया, यहाँ पे ये 7 हो गया। इसको भी हम देख सकते हैं, 7 मतलब हो गया यहाँ पे कंज्यूमर एक्स वस्तु की 4 यूनिट परचेस कर रहा है। तो 2 इंटू 4 यूनिट्स परचेस कर रहा है एक्स की, और वाई की कितनी परचेस कर रहा है, 2। प्राइस कितना है यहाँ पे 3 इंटू 2। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, कितना बजट एलोकेट हो रहा है। यदि वो एक्स वस्तु की 4 यूनिट परचेस करता है, जैसा कि हमने लिखा है 4 यूनिट्स, और वाई वस्तु की वो 2 यूनिट्स परचेस करता है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो अब कितना हो रहा है, तो 4 2 जा 8 हो गया एंड 3 2 जा 6 हो गया। तो ये 14 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, चाहे वो दिखने में जरूर लग रहा है कि इन पॉइंट्स के ऊपर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो यहाँ पे 6 को भी आप अपने आप क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा। अब इस पॉइंट को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वेदर ही विल बी गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हियर, ये और ये। अब इस पे कितना बजट एलोकेट हो रहा है इसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए आप। किसने माइक ऑन किया है? प्रीति का माइक ऑन है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स 2 है और ये आपका दिख रहा है 5, मतलब किसके पैरेलल गया, 6 यूनिट्स के पैरेलल गया हुआ है, तो ये 6 हो जाएगा। प्लस ये यहाँ पे 5 किसके पैरेलल है, 4 के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये यूनिट्स तो 4 हो गया। प्राइस कितना है वाई वस्तु का, तो 3 है। 12 प्लस 12 it will be 24. So consumer will be getting maximum satisfaction when he is purchasing 6 units of X and 4 units of Y. Consumer को maximum satisfaction कहाँ पे मिलेगा, जहां पे वो X वस्तु की 6 इकाइयां खरीद रहा है, Y वस्तु की 5। प्रीति प्रीति आप अपने को बाहर
अब जिसका भी माइक ऑफ ऑन रहेगा मैं उसको मीटिंग से बाहर कर दूंगी। प्रीति को मैंने मीटिंग से बाहर कर दिया है। अब जिसका भी माइक ऑन मिलता है मैं उसको मीटिंग से बाहर कर दूंगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जब कंज्यूमर जो है एक्स वस्तु की 6 यूनिट परचेज कर रहा है तो वो कितना बजट एलोकेट कर रहा है एक्स वस्तु के ऊपर 12 रुपीज के बराबर कर रहा है। इसी प्रकार से जब कंज्यूमर वाई वस्तु की 4 यूनिट्स परचेज करता है तो वो इसके ऊपर ₹12 स्पेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि इन दिस कंडीशन कंज्यूमर इज spending his entire budget on the two goods, so he will be getting maximum satisfaction here when he is purchasing 6 units of X and 4 units of Y। यहाँ पे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंज्यूमर will be in equilibrium when he is buying 6 units of X and 4 units of Y and spending his all budget on two goods। So you can show here budget is 24, 2 into 6 plus 3 into 4। And MUX upon price of X is equal to MUY upon price of Y। इसको जो डिनोट किया जाता है वो लैम्डा से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पे दिख रहा था, आपने प्रीवियस इसमें देखा था कि ये जो मिल रहा है ये 7, यहाँ पे ये 5 के बराबर ही मिल रहा है, 5 और ये भी 5 है। तो इसको यहाँ लैम्डा से डिनोट किया गया कि ये भी बराबर हो जाता है। Marginal utility of expenditure is also same when he is in equilibrium. So this is marginal utility of expenditure। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये भी आपका सेम हो जाता है। इसको हम लोग कह भी सकते हैं 10/2 इज इक्वल टू 15/3 इज ऑल्सो सेम। दोनों से मिलने वाला जो है ये 5 के बराबर ही मिला था। यहाँ पे हमने करके दिखाया था आप लोग को प्रीवियस इसमें कि ये 5 कैसे मिला था। तो हमने क्या किया था, 10/2 किया था और ये कर दिया था हमने 15/3 किया था, तो हमें ये मिल गया था 5 यहाँ पे। और किसी भी कंडीशन में कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं हो रहा था।
तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग एक फिगर से भी दिखा सकते हैं इसको। सिंपली कहने का मतलब है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इज सेम, उसी कंडीशन को दिखाया गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितनी यूनिट्स ले रहा है ये? Y वस्तु की 4 यूनिट्स परचेस कर रहा है। X वस्तु कितनी ले रहा था? 6 ले रहा था। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि इसकी इतनी ले रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y यहाँ पे दिया गया है, इसको यहाँ पे कर सकते हैं। MU X ये दिखा रहा है आपका, यहाँ पे दिखाते हैं MU Y अपॉन प्राइस ऑफ Y, MU X अपॉन प्राइस ऑफ X। तो ये भी आप इसके थ्रू भी दिखा सकते हैं कि दोनों में यहाँ पे इसकी 4 यूनिट्स ले रहा है और उसे ये आपका 5 के बराबर कह सकते हैं कि 5 के बराबर मिल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये बराबर यहाँ पे दिख रहा है। लैम्डा मतलब यहाँ पे आपका शो करा, जो कि हमने एग्जाम्पल में दिखाया था, तो वो लैम्डा हमारा 5 के बराबर आया था। तो ये आपका द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था। इसके बाद में हम देखेंगे derivation of demand curve from the law of diminishing marginal utility। सीमांत उपयोगिता रास नियम की सहायता से मांग वक्र निकालना। As we know कि whenever price of any commodity falls, consumer purchases more of this good। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत गिरती जाती है, कंज्यूमर जो है उसकी अधिक मात्रा परचेस करता है। ऐसा इसलिए होता है कि सीमांत उपयोगिता भी क्रमशः पहले से अधिक मिलती है तो अधिक कीमत देने को तैयार होता है। दूसरी इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो डिमिनिश करती है, डिक्लाइन करती है। दैट्स व्हाई द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस फॉर द एडिशनल यूनिट। एक अतिरिक्त इकाई के लिए वो कम पे करना चाहता है, क्योंकि उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो भी घट जाती है। तो इसको हम लोग एक ग्राफ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम दिखाएंगे क्वांटिटीज को दिखाएंगे। यहाँ पे हम दिखाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, और यहाँ पे ये मिल रही है सीमांत उपयोगिता MU3, MU1, MU2, MU3, MU कर्व हमें मिल जाता है। और यदि इसके बात करें तो इसको हम नीचे भी कह सकते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी को हम नेगेटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव हो जाती है एक सर्टेन पॉइंट के बाद में ये नेगेटिव होने लगती है। तो हम इसको एक्सिस के नीचे है एक पॉइंट पे आके 0 हो जाए और इसके बाद 0 होने के बाद में यदि और कंज्यूम करे तो वो नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे ये फिगर क्या बता रहा है कि फर्स्ट यूनिट जब उपभोक्ता कंज्यूम करता है या परचेस करने का मतलब है ये हाईएस्ट चाहिए। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? यस मैम, आ रही है मैम आपकी आवाज। आ रही है मैम कट के आ रही थी। यस मैम। तो पहली यूनिट से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो, आवाज नहीं आ रही है? पहली यूनिट से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है दैट इज द मैक्सिमम MU1 के बराबर है। सेकेंड यूनिट जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो पहले से कम हो जाती है, MU2 के बराबर हो जा रही है। थर्ड यूनिट से और कम हो जा रही है, MU3 के बराबर हो जा रही है। मतलब फर्स्ट यूनिट से हाईएस्ट मिल रही है यूटिलिटी और थर्ड यूनिट से लोएस्ट मिल रही है। लेकिन इसके बाद की सिचुएशन को हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन हो सकता है यदि और परचेस करता है या खरीद वो और यदि कंज्यूम करता है तो वो नेगेटिव जा सकता है। किसी को सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं आ रही। यार कुछ नहीं सुनाई दे रहा। हेलो मैम, आपकी अरे आवाज रुको ना, तुम लोग मैम को कॉल कर रहे हैं। मैम हम लोग को म्यूट कर दिए हैं क्या? यूनिट, सेकेंड यूनिट, P1 है, P2 है और ये P3 हो रहा है। हेलो बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? मैम अब आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, रखो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट परचेस करता है यहाँ पे, तो ही इज विलिंग टू पे द हाईएस्ट प्राइस, P1 देने को तैयार है। लेकिन सेकेंड यूनिट के लिए वो P2 प्राइस देने के लिए तैयार है, OP2 प्राइस देने के लिए तैयार है। थर्ड यूनिट के लिए वो OP3 प्राइस देने के लिए तैयार है। क्यों दे रहा है कम प्राइस? क्योंकि कारण ये है कि पहली इकाई जब वो परचेस करता है तो उससे सबसे ज्यादा उससे सीमांत उपयोगिता मिलती है, सेकेंड यूनिट से उससे कम हो जा रही है, तो इसके लिए कारण वो सेकेंड यूनिट परचेस करने के लिए उससे कम प्राइस देना चाहता है। थर्ड यूनिट के लिए वो और कम प्राइस देने के लिए वो तैयार होता है। तो जैसे जैसे कारण यही है कि डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट के लिए अधिक प्राइस देने को तैयार होता है। उस वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट्स परचेस करता जाता है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी डिक्लाइन करती जाती है। इसीलिए हमारा मांग वक्र जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। So we can draw demand curve with the help of the law of diminishing marginal utility. Any doubts? If there are, please ask me.